जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। 15 अगस्त को अलास्का में प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट ट्रंप की मुलाकात हुई। अलास्का और 15 अगस्त दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत उम्मीदें इस मीटिंग से लगाई जा रही थी। जब इस पीस टॉक का अनाउंसमेंट हुआ था, तब से ही काफ़ी बड़ी उम्मीदें इस पीस टॉक से बंध गई थी कि क्या कुछ इस मीटिंग से निकल कर आएँगे। उस मीटिंग से तो कुछ खास नतीजे नहीं निकले, लेकिन एक बहुत बड़ी इक्वेशन इसमें बनती हुई नजर आई, जो कि आप सबने देखा होगा कि इस मीटिंग के बाद जिस तरह से प्रेस को एड्रेस किया गया और जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन एक दूसरे को एड्रेस करते हुए नजर आए, उससे साफ नजर आ रहा था कि प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच में एक दोस्ती उभर कर आई है। इस दोस्ती का क्या नतीजा होगा, क्या शांति वार्ता वाकई में सीज फायर में कन्वर्ट हो पाएगी और क्या कुछ और हम इस पूरी दोस्ती के चलते देख पाएंगे, ये हम आज की चर्चा में शामिल करेंगे। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उमेश जी। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारे आज के शो में। नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच में जो शांति वार्ता हुई अलास्का में, उससे तो कुछ खास नतीजे नहीं निकले। हालांकि इसको फेलियर भी नहीं कह सकते और बहुत बड़ी सक्सेस अगर हम रशियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी बेहतर इसको देखा जा सकता है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप अपना एक अलग ही ट्रैक पर चलते हैं। एक वीडियो मैं सबसे पहले साझा करना चाहती हूँ, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। Thank you very much, and we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir. And thank you all. Thank you. उमेश जी, आपने ये वीडियो देखा, इसमें जिस तरह से प्रेसिडेंट पुतिन को एड्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, उससे साफ लग रहा है कि एक कंफर्टेबल इक्वेशन है, दोस्ती है दोनों में। क्या कुछ हम इसके चलते आगे देख पाएंगे? आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन को व्लादिमीर बोल के एक तरह से संबोधित किया है और उन्होंने बोला है कि हमें जल्दी मिलना चाहिए। तो पुतिन ने भी बोला नेक्स्ट टाइम इन मॉस्को। इसका मतलब ये है कि ये जल्दी ऐसी मुलाकातें वापस होने वाली हैं। ये कोल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ी बैठक है आज, कल रात को जो हुई थी अलास्का में। और इसके अंदर जिस गर्मजोशी के साथ व्लादिमीर पुतिन का स्वागत किया गया, उनको जो सम्मान दिया गया, उनके प्रोटोकॉल को मेंटेन किया गया, इट वाज लाइक अ मीटिंग बिटवीन इक्वल्स। मतलब आज लोग बोल रहे थे कि रशिया एक रेलीगेटेड पावर है, अमेरिका इज द ओनली सुपर पावर। जो ऑप्टिक्स दिखाए जा रहे थे, ये चेंज हो गए। देखिए, द एंटायर वर्ल्ड वाज वाचिंग दिस मीटिंग। और ये समझने वाली बात है कि लोग बोल रहे थे कि चाइना सेकेंडरी पावर है, बट आज भी अमेरिका के नजर में सोवियत यूनियन या जो सोवियत यूनियन होता था और रशिया आज है, वो उनके नजर में आज भी एक सुपर पावर है। क्योंकि आप देख सकते हैं इकोनॉमी वाइज अमेरिका 30 ट्रिलियन है, रूस है 2.2 या 2.3 ट्रिलियन, ठीक है। बट रिसोर्स वाइज आप देखेंगे, सबसे बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय लैंड मास एरिया, इट इज रशिया। जितने सारे वर्ल्ड के अंदर जो नेचुरल रिसोर्सेज है, वो रशिया के पास है। आर्टिक अभी तक उन्होंने एक्सप्लोर ही नहीं किया है। साइबेरिया को भी एक्सप्लोर नहीं किया है। उसके अलावा इट इज द ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो रशिया के पास है। फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर्स जिसकी जरूरत है हमको, वो रशिया के पास है। रशिया सबको एक्सपोर्ट करता है। तो कहीं ना कहीं जो मैट्रिक्स है जिसमें बताया जाता है कि रशिया इज द जूनियर पावर, चाइना इज द ग्रेटर पावर, ऐसा नहीं होता है। चाइना तो डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर। आज आप रशिया को अगर कोई चीज एक्सपोर्ट ना करो ना, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर रशिया एक्सपोर्ट करना बंद कर देगा ना, तो चाइना की हालत खराब हो जाएगी, हमारी हालत खराब हो जाएगी। अगर हमें फ्यूल नहीं मिला तो, हमें क्रूड नहीं मिला तो कोई इंपोर्टिंग करने वाला नेशन है ना, वो सुपर पावर नहीं होता है। जिसके पास मिनरल्स होता है, जिसके पास न्यूक्लियर पावर रहता है,
रशिया ने अभी तक दिखाया नहीं है। रशिया को ऑप्टिक्स से मतलब नहीं है। दे आर अ क्लोज, दे आर अ वेरी क्लोज्ड टाइप ऑफ कंट्री। वहां पे सब एक तरह से एवरीथिंग इज केप्ट अंडर रैप, मतलब सबको बताया नहीं जाता। और जिस इसी कारण आप ये देखिए कि कल जो उनको सम्मान दिया था व्लादिमीर पुतिन, उससे बहुत खुश हुए थे। भले सीज फायर हुआ नहीं हुआ था, देखिए सीज फायर तो होने वाला भी नहीं था, मैं आपको ओपनली बता देता हूँ। क्योंकि जेलेंस्की ने बोल दिया कि मैं 1 इंच देने वाला नहीं हूँ, रशिया ने बोल दिया कि मैं ईस्टर्न यूक्रेन का वॉर भी भाग लेने वाला हूँ, और यूरोपियन यूनियन ये वॉर चाहता नहीं है कि वो एंड हो जाए। सबसे बड़ी बात ये है। और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो डेमोक्रेट्स रहते हैं, हमेशा वो लोग रशिया के अगेंस्ट ही रहे हैं, तो इन्होंने ये वॉर चालू कराया। कल उन्होंने, आप ये देखिए दोनों के बीच में सिमिलरिटी क्या हुई। व्लादिमीर पुतिन ने भी बोला था ये वॉर बाइडेन ने चालू किया, और उन्होंने बोला ट्रम्प रहते तो चालू नहीं होता ये वॉर। तो कहीं ना कहीं सिमिलरिटी मिली, जैसे पुराने दोस्त थे ना 5-6 साल बाद मिल रहे हैं, वैसे उन्होंने मिला है। इससे फर्क पड़ता है। ये दिस इज अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, बात होगी है। और सोचिए कितनी लेकिन बड़ी इनिशियली डेलीगेट। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, बट क्या ये सिर्फ, क्योंकि हम अगर रशिया की बात करें तो रशिया की तरफ से इस मीटिंग को लेकर यही बोला जा रहा था कि ये यूएस और रशिया के बीच में रिश्तों को सुधारने का एक माध्यम रहेगा। लेकिन पीस टॉक या फिर उस सीज फायर उसको लेकर उस तरह से उनकी बातें नहीं आ रही थी, अमेरिका की तरफ से उस तरह की बातें आ रही थी। क्या ये मीटिंग सिर्फ अमेरिका और रशिया के रिश्तों में सुधार लाने का ही एक जरिया है, या फिर हम रशिया यूक्रेन को का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो पीछे हो जाएगा? क्या आप इसमें आगे और देख रहे हैं? देखिए जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से देखा जाए, 2016 में भी प्रेसिडेंट, जब ट्रम्प प्रेसिडेंट बने थे तो उनपे इल्जाम लगाया गया था कि ये पुतिन ने करवाया था। कहीं न कहीं आप ये देखिए कि पुतिन और ट्रम्प, एक तरह से उन दोनों के बीच में गहरी दोस्ती है। बाइडेन ने भी उनके खिलाफ एक तरह से प्रोपेगेंडा चलाया था कि अगर ट्रम्प आ जाते हैं, वो रशिया के सामने घुटने टेक देंगे। जबकि जो ट्रम्प आए थे, हमेशा उनके उनको व्लादिमीर पुतिन और रशिया से उनको एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। उन्होंने कोई सैंक्शन नहीं लगाया। उन्होंने ये बोला कि अगले 2-3 हफ्ते तक हम कोई सैंक्शन नहीं लगाएँगे। तो कहीं न कहीं रशिया और अमेरिका के बीच में जो रिलेशनशिप फ्रीज़ हो गया था बहुत सालों से, वो कहीं न कहीं सुधरा है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स वाला कल एक तरह से मीटिंग हुआ है। एक ऑप्टिक्स की बात हुई है। सेकंड एक चीज़ देखिए, उनके मीटिंग में 10 बहुत बड़ा डेलीगेशन गया था। मीटिंग हुई थी 3+3, 2 घंटे 53 मिनट मीटिंग चली थी। पर बाकी जो 7 लोग गए थे, वो लोग भी तो मिले होंगे ना। कहीं न कहीं बात हुई होगी इन्वेस्टमेंट की, बात हुई होगी इकोनॉमिक कोऑपरेशन की, बात हुई होगी सैंक्शंस हटाने की, बात हुई होगी रशिया और अमेरिका के बीच में ट्रेड बढ़ाने की, और उन्होंने यूक्रेन वॉर से बढ़कर बात करना चालू कर दिया। आप ये देखेंगे कुछ टाइम में यूक्रेन वॉर विल नॉट बी अ मैटर ऑफ कंटेंशन बिटवीन रशिया एंड अमेरिका। ये उससे आगे की बात करेंगे। वो आर्टिक में रिसोर्स एक्सप्लोरेशन की बात करेंगे। बेरिंग स्ट्रेट जो रशिया और अमेरिका को एक तरह से डिवाइड करता है, वहां पे उन लोगों ने बात कर ली है कि हम दोनों साथ में मिलके वी कैन डू वी कैन एक्सट्रैक्ट रिसोर्सेस। तो ये बहुत बड़ी पार्टनरशिप है। मुझे लग रहा है कल जो पार्टनरशिप हुई है, कल जो मीटिंग हुई है, इसके अंदर बात हुई है कि कैसे आर्टिक को एक्सप्लोर किया जाए। और ये जो अगर होगा कि दोनों कंट्रीज साथ में मिलके अगर नेचुरल रिसोर्सेस एक्सप्लोर करते हैं, नुकसान किसको होगा? चाइना को होगा। नुकसान किसको होगा? ईयू को होगा। आप देखिए कि पहले जो तेल का दाम था $30 to $35 तक चले गया था कोविड के बाद। अचानक ये जब वॉर चालू होता है, दाम चले गया $140। सब वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज कौन है? यूएसए है, रशिया है, सऊदी अरेबिया है। अब अगर जो तेल $35 में मिलता था, अभी $70 मिले, तो किसको फायदा होता है? इन लोगों को ही फायदा होता है ना। देखिए वॉर करने में, वॉर एक तरह से वॉर इकोनॉमी है, सोचा समझा प्री स्क्रिप्टेड वॉर है। क्या रशिया चाहे तो 2 दिन में यूक्रेन को अपने अंदर ले सकता है, उसके पास इतने मिसाइल्स है, और उन्होंने आराम से किया। उनको भी नहीं चाहिए था कि दाम उनको यूक्रेन पूरा एक साथ चाहिए।
वो बोले धीरे धीरे जाएंगे, स्कैर्सिटी क्रिएट होगी, स्कैर्सिटी क्रिएट होगी तो प्राइसेस बढ़ेगा तो उनको ही फायदा होने वाला है। और उन्होंने फायदा बना चुके हैं, उनकी इकोनॉमी 2.2% ग्रो हो रही है। यूरोपियन इकोनॉमी एक तरह से रिसेशन में जा चुकी है। नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन जिससे रशिया और जर्मनी के बीच में गैस जाता था वो उड़ा दी है। इससे नुकसान रशिया को हुआ, पर उससे फायदा क्या हुआ रशिया को? बाकी जो कंट्रीज है जैसे इंडिया है और चाइना है, इन लोगों को पूरा रशिया से तेल लेना पड़ गया। और अमेरिका ने अपनी गैस 3 टाइम्स द प्राइस उन्होंने यूरोप को बेची है। ये देखिए, इकोनॉमिक्स देखिए। तो इसमें फायदा किसको हुआ? फायदा हुआ रशिया को, फायदा हुआ अमेरिका को, फायदा हुआ सऊदी को, फायदा हुआ मिडिल ईस्ट को। तो ये यूक्रेन इज जस्ट मतलब बोलते हैं ना कि एक तरह से दिस वाज जस्ट आई वॉश। एक्चुअली एक ही चीज था, इनको नेचुरल रिसोर्सेज के दाम बढ़ाने थे, फूड के बढ़ाने थे, और बाद में फर्टिलाइजर के बढ़ाने थे, फ्यूल के बढ़ाने थे। ये इन्होंने कर दिया है। अल्टीमेटली इनका एक ही चीज था कि इंडिया और चाइना ज्यादा एक तरह से इंपोर्ट करते हैं फ्यूल। अगर दाम कम होते हैं तो ये जल्दी ग्रो होंगे, इनकी इकोनॉमी में पैसा ज्यादा रहेगा। अब जैसे ही नेचुरल रिसोर्सेज सारी कमोडिटीज के दाम बढ़ जाते हैं, इनकी ग्रोथ रेट नीचे आ जाती है। और आप ये देखिए कि 2022 के बाद आज चाइनीज इकोनॉमी में प्रॉब्लम आ रहे हैं। कल ही डेटा आया, उन्होंने बताया कि होम सेल्स डाउन हो रहे हैं, डिमांड नहीं है इकोनॉमी में, एक्सेस प्रोडक्शन हो रहा है, स्टैग्फ्लेशन जैसा स्थिति हो चुकी है चाइना में, यूरोप रिसेशन में। तो तो ये उमेश जी, आप मतलब ये समझे हम कि ये पूरा ये एक सेट गेम था इंडिया और चाइना को डाउन करने के लिए, क्योंकि दोनों बड़े प्लेयर्स बन सकते हैं, इन दोनों प्लेयर्स को रिप्लेस कर सकते हैं, इसीलिए। बरोबर, आपने बरोबर पकड़ा है। आप यही बताइए कि रशियन यूरेनियम जाता है अमेरिका, उसको इंपोर्ट करता है। वो अभी भारत सरकार ने एक डॉसियर दिया जिसमें उन्होंने बताया कि आप उधर से फर्टिलाइजर लेते हो, आप उधर से प्लेटिनम लेते हो, आप उधर से यूरेनियम लेते हो। अरे अगर इतनी दोस्ती नहीं होती, अगर रशिया और अमेरिका के बीच में अगर दोस्ती नहीं होती तो क्या यूरेनियम बेचता अपने? चाइना ने तो रेयर अर्थ मिनरल्स की एम्बार्गो लगा के रखा है अमेरिका के ऊपर, रशिया उसको यूरेनियम दे रहा है। सोचने वाली बात यहाँ पे है। दिस इज अ प्री स्क्रिप्टेड वॉर। इनका एक ही चीज है कि दे वांट टू ऑर्केस्ट्रेट द डाउनफॉल ऑफ ईयू एंड चाइना, और भारत की ग्रोथ को रोकना। ये अमेरिका और रशिया एक ही है, दे आर नो डिफरेंट। जो रशिया है वो भी क्रिश्चियन कंट्री है, ओलिगार्किक कंट्री है, और अमेरिका जो है व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट कंट्री है। और एक चीज देखिए, देखिए बाइडेन बाइडेन और पुतिन के बीच में पर्सनल एनिमिटी थी, और ट्रम्प और पुतिन के बीच में दोस्ती है। एक भी सैंक्शन नहीं लगाया उन्होंने, बातें बहुत की है कि हम तुम्हारे पर सैंक्शन लगा देंगे, तुम नहीं आए तो मैं 2 मिनट में उठ के चले जाऊंगा, ऑप्टिक्स सब ठीक था। ट्रेड जो डेलीगेशन गया था ना उधर, 10 लोगों का डेलीगेशन गया था, 3+3 की भी तो मीटिंग सबने कवर कर ली। जो पीछे जो 7+7 मीटिंग हुई थी, क्या कोई उसकी बात कर रहा है? उसमें कौन गया था? रशिया के फिनांस मिनिस्टर गए, सारा जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होना है ना वो सब गया। तो कल जो फिनांस डील मिनिस्टर, हुई है, फॉरेन मिनिस्टर, एनएसए, हाँ, उनके ये सिक्योरिटी लोग, एडवाइजर, सभी लोग थे। तो अब क्या होगा? मेरा मानना है कि यूक्रेन के अंदर वो बात करेंगे जेलेंस्की को हटाने की। सबसे पहले यूक्रेन के अंदर इलेक्शंस होगा, ईयू को अल्टीमेटम दिया जाएगा कि आप या तो मान लो या आप भाड़ में जाओ। और तीनों आप ये देखेंगे, ट्रम्प अपने हिसाब से बेरिंग स्ट्रेट में आर्कटिक का एक्सप्लोरेशन चालू कर देंगे। This is a this news, this combination of warming of ties between Russia and America, मेरा ये मानना है, it is a death warrant for China, it is a death warrant for EU, removal of Zelensky, good news for India। अब आप बोलेंगे गुड हाँ न्यूज कैसे है? देखिए जी। अभी सेंटेंस तो और लगेंगे नहीं। सेकेंड, इंडिया के कारण ही डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन साथ में आए। और कल ही भारत का विदेश मंत्री का स्टेटमेंट भी आया कि वी आर नॉट फॉर डी डॉलराइजेशन। तो कहीं ना कहीं रशिया और इंडिया अमेरिका के साथ मिलके चाइना के अगेंस्ट एक फोरम बना रहे हैं। अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, साल 2 साल बाद आप ये देखेंगे
रशिया, इंडिया और अमेरिका का एक तरह से एक्सिस बनने वाला है, उसमें इजराइल भी जुड़ेगा। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यूरोपियन नेशंस, और यूरोपियन नेशंस के अंदर भी जो कंट्रीज है जैसे यूके है, जर्मनी है, इन लोगों का प्रॉब्लम ज्यादा है। ये चीज है। देखिए, बहुत सारे लोग मेरे एनालिसिस को मानेंगे नहीं, पर सिंपल सा पूछता हूँ, व्हाई विल रशिया एक्सपोर्ट यूरेनियम टू अमेरिका अगर उनके बीच में प्रॉब्लम्स है? ये मैं अभी से नहीं बोल रहा हूँ, मैं 2 साल से बोल रहा हूँ। मैंने हमेशा बोला है कि यूक्रेन और रशिया, यूक्रेन यूक्रेन इज एक्चुअली अ फिक्स मैच बिटवीन रशिया एंड अमेरिका। तो इस ये बात पूरे मुझे गेम लग रहा है। में बली चाइना की लगने वाली है, लेकिन चाइना और अगर हम रशिया की बात करें तो काफी गहरा संबंध है। तो ऐसे में आपको लगता है कि अगर रशिया और अमेरिका के संबंध नॉर्मलाइज हो जाएंगे तो जो चाइना है उसके ऊपर इसका असर पड़ रहा है? देखिए, सिंपल सी बात है, रशिया के ऊपर सैंक्शन हटाना चालू किया तो जो आरआईसी है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। आरआईसी को प्रपोज भी किया पुतिन ने। अब रशिया अपना बेनिफिट देखेगा या इंडिया और चाइना को साथ में लाने के लिए वो एक गठबंधन देखेगा? नहीं नहीं, आरआईसी ऑफ को कोर्स जब हम एज अ कंट्री हम अपना बेनिफिट देखते हैं तो वो भी ऑफ कोर्स अपना बेनिफिट देंगे, हाँ, हम तो दूसरे वही को बता क्यों? रहा हूँ, रशिया ने आरआईसी इसके लिए फ्लोट किया ताकि अमेरिका के ऊपर एक लेवरेज बनाया जाए, और उसने कल वो लेवरेज दिखा दिया। ट्रम्प डर गए हैं, तो उनको एक मालूम है। एक सवाल यहाँ पर निकल के आता है, तो कहीं ना कहीं ये जो दो पावर सेंटर्स की लड़ाई है, अमेरिका और चाइना आमने सामने, इसमें कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा कि चाइना और भारत का इस्तेमाल किया जा रहा है? पहले देखिए तो सब, जैसे आपने कहा कि पुतिन ने आरआईसी प्रपोज किया, उन्होंने इंडिया और चाइना को जोड़ लिया, यूएस को धमका दिया। अब जब रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की बात आ रही है तो भारत को बार्गेनिंग चिप के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है कि अगर भारत तेल लेगा तो हम ये कर देंगे, आपने तेल दिया तो ये कर देंगे, अगर कोई नतीजा नहीं निकला तो हम फिर से सैंक्शंस लगा देंगे। तो कहीं ना कहीं भारत और चाइना का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में भारत और चाइना के लिए क्या सबक है? क्योंकि आज अगर उनके रिश्ते नॉर्मलाइज हो जाते हैं तो भारत और चाइना के लिए क्या चैलेंजेस हो सकते हैं और क्या कुछ इससे सीखने की जरूरत है? देखिए, भारत को मालूम ही था कि इन दोनों के बीच में एक तरह से विदेश मंत्री हमारे जो जयशंकर है, उनको मालूम ही था कि दोनों दोस्ती है, जिस दिन मिलेंगे सारी मतलब जो गैस है निकाल देंगे। उन्होंने कल निकाल दी 3 घंटे की मीटिंग में, ठीक है, जो भी अंदर बातचीत करनी थी, जो भी बोलना था, याराना था, वो सब हो गया। बाहर आके एक तरह से उन्होंने एक तरह से जो कंपोजर मेंटेन किया, वो आप देखिए। सेकंड, भारत को समझने वाली बात है कि भारत को यूज किया गया एज अ पॉन, पर भारत के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। आज आप दोनों जगह से अगर आप रिश्ता रखते हो, क्वाड में भी रखते हो, ब्रिक्स में भी रखते हो, तो यू विल बी यूज्ड समवेयर। तो कहीं ना कहीं उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भारत ने एक तरह से माध्यम बना कि दोनों एक साथ आए, और सेकंड, इससे फायदा भारत को मिलेगा, नुकसान चाइना को नहीं होगा। ये बात समझ लीजिए। क्योंकि अगर आर्टिक का एक्सप्लोरेशन चालू हो जाता है और उसमें अमेरिका की सहमति हो जाती है, इसका सबसे ज्यादा फायदा रशिया को होगा। अमेरिका को क्या होगा कि अमेरिका रशिया को एक तरह से अपने साइड कर लेगा। वो बोलेगा कि हम रशिया के नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो आप बेचिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डॉलर की संप्रभुता है उसको मेंटेन करने दें। रशिया भी देखेगा मुझे क्या फर्क पड़ने का, डॉलर का बनने दो, मेरा जो काम हो रहा है जितने में हो रहा है उतने में चलता रहेगा, धीरे धीरे करेगा, एक्टिवली परस्यू नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि डी अमेरिकनाइजेशन बंद हो जाएगा। पेस हो रहा है अभी, जो लोग मतलब गति बनाने की कोशिश करें तो स्लो हो जाए, बात यहाँ पे आ रही है। और देखिए, अभी तो 3.5 साल बाकी है ट्रम्प के रूल में। 3.5 साल में कितनी बार मिलेंगे? ये तो कल फर्स्ट टाइम मिले, और ये बोल रहे हैं कि मैं आपसे मिलना अभी चाहता हूँ, और अभी ये बोल रहे हैं कि मॉस्को मॉस्को आ जाएंगे। जाइए। हाँ, तो ऐसे तो बहुत सारी मीटिंग होगी, आप हर महीने मीटिंग होने वाली है, आप ये देखेंगे। सारे एनालिस्ट ये भूल चुके हैं कि ट्रम्प इज अ वेरी ग्रेट फैन ऑफ ट्रम्प इज अ वेरी ग्रेट फैन ऑफ व्लादिमीर पुतिन। संबोधित भी कैसे किया? व्लादिमीर, फर्स्ट नाम से ऐसे कोई नहीं बोलता है, मतलब एक दोस्त के जैसे उन्होंने बात की है। कल जो हुआ ना वो रिलेशन, वो जो पुरानी दोस्ती थी ना ट्रम्प और पुतिन की, वो बॉनहोमी देखी हमने, वो याराना देखा हमने। और इस याराना के अंदर यूक्रेन को ओवरलुक किया जाएगा, ईयू को समझाया जाएगा कि भैया आप मान जाओ हमारी बात, नहीं तो आप भाड़ में जाओ।
ओके, तो इस पूरी उसमें इक्वेशन में आपको भारत फिर भी अभी आपको फायदे में नजर आ रहा है, चाइना का इसमें बिल्कुल, आपको नुकसान नजर आ रहा है? बिल्कुल नुकसान होगा ईयू को, नुकसान होगा चाइना को, नुकसान होगा ज़ेलेंस्की को। यूक्रेन का भी फायदा होगा अगर ज़ेलेंस्की हटते हैं तो उधर। और ज़ेलेंस्की को बैठाया गया है ईयू के डीप स्टेट में। उन लोगों को उनका फायदा चाहिए। उनको यूरोप से कोई मतलब नहीं है। यूक्रेन को बर्बाद करके छोड़ दिया है। एब्सोल्युटली। अब देखते हैं कि प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट ट्रम्प की इस दोस्ती से क्या कुछ नया एक डेवलप होता है? क्या एक अलग ही ग्रुप बन जाएगा? रिक जो प्रपोज किया था राइसी, उसकी जगह कुछ और नजर आएगा? क्या हमें नजर आता है? अब आगे वो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि हो सकता है कि अब जैसे कि प्रेसिडेंट पुतिन ने दावत दी है प्रेसिडेंट ट्रम्प को, मॉस्को जाएंगे, उसके बाद इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट पर क्या नतीजा आता है और ये दोस्ती रिश्तेदारी में कब तब्दील होती है। फिल्मी डायलॉग है ना, तो ये देखने वाली बात होगी, आने वाला समय बताएगा। मुझे जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम। जय